आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1 पार्ट 2। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड which fundamental rights will the following situation violate। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या है? देयर आर सम की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट है आपका फेरिडलिज्म। फेरिडलिज्म होता क्या है? दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। एक से ज्यादा लेवल होता है गवर्नमेंट का कंट्री में। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर लेवल। दो लेवल पे होता है, स्टेट लेवल और सेंटर लेवल पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। जो पंचायती राज है वो थर्ड टायर है गवर्नमेंट का। द वास्ट नंबर ऑफ कमिटीज इन इंडिया meant that a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the city capital of a New Delhi and making decisions for everyone। आगे पढ़ते हैं instead it was important to have another level of government in the state so that decision could be made for the particular area। ये कहना चाहता है और भी लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट में, स्टेट में, कि डिसीजन बना सके जो पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से हो। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट merely agents of the federalism government but draw their authority from the constitution as well। All persons in India are governed by laws and policies made by each of these level of government। ये हमारा फेडरलिज्म पॉइंट था फर्स्ट। सेकंड पॉइंट हम पढ़ लेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट द टायर्स ऑफ गवर्नमेंट that you just read about consist of representatives who are elected by the people। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, आपने रीड किया होगा कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है वो सारे पीपल होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, सारे पीपल के थ्रू इलेक्ट होते हैं। आगे पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees unusual Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens। When they were making the constitution, the members of the Constitutional Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses of universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the cultures of traditional caste, class and gender hierarchies। ये कहना चाह रहा है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पीपल थे, जो मेंबर्स थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उनके सामने क्या एक स्ट्रगल आ रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल आ रहा था, और जो प्रिपेयर किया था यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज से बचने के लिए, जो इनकरेज कर रहा था डेमोक्रेटिक माइंडसेट एंड ब्रेक द कल्चर्स ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास एंड जेंडर हायरार्की। आगे पढ़ते हैं दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल in electing their representative। Also, every person of the country, irrespective of his her social background, can also contest in election। जो irrespective है, जो उनका सोशल बैकग्राउंड है सिटीजन्स का, वो कंटेस्ट किया है इलेक्शन में। दिस रिप्रेजेंटेटिव आर काउंटेबल टू द पीपल। आई होप आपको ये दो पॉइंट समझ आ गए हो। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर थ्री origin of government। These are the legislature, the executive and the judiciary। The legislature refers to an elected representative। The executive is a small group of people
who are responsible for implementing laws and running the government. The judiciary refers to the system of court in this country. सेपरेशन ऑफ पावर में तीन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन्स है, कौन से, जो गवर्नमेंट ने दिए गए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेटिव होता है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल करते हैं लॉज रनिंग बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और जो जुडिशियली होता है वो रेफर्स होता है कोर्ट के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन branch of government, the constitution say that each of these origin should exercise different powers. Through this, each organ acts as a check off on the other origin of government, and this ensures the balance of power between all three. ये सब कुछ पावर दिखाती है किसके, जो ये तीनों गवर्नमेंट के ऑरिजन्स है, कौन से, लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियल। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली fear that the executive might become too strong and ignore its responsibility to the legislature. The assembly therefore included a number of provisions in the constitution to limit and control the action taken by the executive branch of government as a whole. ये सारे आपको तीन ओरिजिन के मेंबर्स दिखाई दे रहे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, फोर्थ, फंडामेंटल राइट्स। द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉनिकल रूल had created a certain substitution of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. आगे बढ़ते हैं। Fundamental rights therefore protest citizen against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantees the right of individual against the state as well as against other individuals. जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दे रहा है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट को और एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स को भी। आगे पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर also guarantees the rights of minorities against the majority. minorities होते हैं जो अंडर 18 होते हैं, 16 to 18 होते हैं। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights, and secondly, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया है आपका कि जो भी एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन है, वो मस्ट बी इन अ पोजीशन ऑफ क्लेम दोज राइट्स, अपने राइट्स को ले सकते हैं। और सेकेंडली, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी, ये सारे सारे अथॉरिटी से लिए गए पावर है जो लॉज के थ्रू होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन द फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आपको अगले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में दिया गया। आगे बढ़ते, दिस सेक्शन हैज डिजाइन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द Constitution Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to the
independent Indian state to institute laws and policy that help reduce the poverty of the masses. आई होप आपको फोर्थ पॉइंट भी समझ आ गया हो। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म। अ सेक्युलर स्टेट इज वन in which the state does not officially promoted any one religion as the state religion. The constitution plays a crucial role, crucial मतलब important, role in layout the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule as. Just like in the game of football, a chance of constitutive rules will affect the game. The Indian Constitution has been aimed over the years to reflect new concerns of the polity. सेक्युलरिज्म क्या होता है? एक सेक्युलरिज्म स्टेट है जो हेल्प नहीं करता प्रमोट करने के लिए रिलीजन को। स्टेट रिलीजन हो गया, वो होता है हमारा सेक्युलरिज्म। आगे बढ़ते हैं अब हम। ऑफ्टन अ मेजर चांस change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. जो मेजर चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो मीन्स होता है चेंज इन फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री में। द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबव इन्वॉल्व complicated ideas that are often not easy to grasp। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये एक फोटो में दिखाई दे रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स है वो साइन कर रहे हैं कॉपी किसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाइनल सेशन में बनाई गई थी। कौन से सन में? 24 जनवरी 1950 में। किसके कौन कौन दिखाई दे रहा है इसमें? प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साइन कर रहे हैं और जो सेकंड फोटो में आपको दिखाई दे रहा है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो प्रेसिडेंट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे। द फॉलोइंग पर्सन श्री जय रामदास दौलत्र मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कल्चर, राजकुमारी अमृता कौर हेल्थ मिनिस्टर, डॉक्टर जॉन मेथी फाइनेंस मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड बिहाइंड हिम श्री रघुजीवन राम लेबर मिनिस्टर। आपको ये सारे मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो साइन कर रहे हैं कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाइनल सेशन में बनाई गई थी। कब? 24 जनवरी 1950 में। आई होप आपको ये फीचर्स समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। पहला है राइट टू इक्वलिटी। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स shall be equal protected by the laws of the country. It also states that no citizens can be discriminated against on the basis of their religion, caste, or sex. Every person has access to all public places include playground, hostel, shops, etc. ये हमारा राइट टू इक्वालिटी का पॉइंट का बताया गया है कि हमें जो भी पर्सन है ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, सारे पर्सन एक बराबर है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पॉइंट सेकेंड राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द right to freedom of speech and expression, the right to form association, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occasion or business. right to freedom का मतलब होता है कि हमें फ्रीडम है स्पीच के लिए, बोलने के लिए, एक्सप्रेशन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए।
ठीक है। थर्ड पॉइंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ह्यूमन tracking, forced labor, and employment of children under 14 years of age। ये हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को बताता है। फोर्थ पॉइंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन। सबका अलग अलग धर्म होता है, किसी का हिंदू, मुस्लिम, सिख, कसाई, ठीक है। ये सारे हमारे रिलीजन में आते हैं कि कोई भी चूज कर सकते हैं पर्सन, कि हमारा कोई भी फ्रीडम होता है कि कोई भी हम रिलीजन को ले सकते हैं। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोविकेट द रिलीजन of their choice। Fifth point, culture and educational rights. The Constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set their own religion institution in order to preserve and develop their own culture। हमें कोई भी कल्चर में रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है कल्चर एंड एजुकेशन राइट को, क्योंकि हम कोई भी कल्चर ले और कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, विच फंडामेंटल राइट्स विल द फॉलोइंग सिचुएशन वायलेंट। फर्स्ट पॉइंट, if a 13 years old child is working in a factory manufacturing carpet, if a politician in one state decision to all allows labor not decisions do not allow laborers from other states to work in their state, if a group of people are not given permission to open a Telugu medium school in Kerala, if the government decided not to promote an officer of the armed force for being a woman। ये फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं कि कोई भी सिचुएशन में वायलेट नहीं होना, ठीक है। जैसे 13 years ओल्ड का जो बच्चा है वो फैक्ट्री में काम करेगा, कारपेट बनाएगा, और पॉलिटिशियन है जो सिर्फ एक ही स्टेट का डिसीजन लेगा, बाकी कोई और स्टेट का डिसीजन नहीं लेगा, और केरला में तेलुगु मीडियम स्कूल ना खुले तो परमिशन ना दे गवर्नमेंट, और दूसरा जो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ डिसीजन ना दे किसको, आर्म फोर्स फॉर बीइंग अ वुमेन को प्रमोट ना कर सके। ये हमारे फंडामेंटल फीचर्स दिए, राइट्स दिए हुए हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड which fundamental rights will the following situation violate। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया।